आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर्स बिहेवियर। कंज्यूमर्स बिहेवियर मतलब हाउ कंज्यूमर बिहेव्स। अब इस कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए हमारे पास 3 टॉपिक होते हैं। एक होता है यूटिलिटी एनालिसिस, एक होता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, एक होता है थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हमारे पास होते हैं कंज्यूमर्स बिहेवियर में समझने को। तो जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो यूटिलिटी वर्ड का मतलब हो गया, यूटिलिटी इज पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो भी पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि किसकी यूटिलिटी कितनी है, आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसीलिए ये प्लेस स्पेसिफिक होती है, पर्सन स्पेसिफिक होती है, टाइम स्पेसिफिक होती है। कैसे? प्लेस स्पेसिफिक कैसे? पहाड़ों पे स्पोर्ट्स शूज ज़्यादा डिमांड में रहेंगे, वहाँ पे यूटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स शूज इतने ज़्यादा रेगुलर में यूज़ नहीं आते, वो सिर्फ एक्टिविटी के दौरान आते हैं। तो यूटिलिटी कहाँ है? अगर पहाड़ों पे जा रहे हैं तो उनकी यूटिलिटी ज़्यादा है, प्लेन एरिया में कम है। अगर हम पहाड़ों पर हैं जहाँ पे थोड़ा सा विंटर का सीज़न रहता है तो वहाँ पे गर्म कपड़ों की यूटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे यूटिलिटी उस समय पे कम होगी। बट टाइम स्पेसिफिक, विंटर्स में यहाँ पे भी गर्म कपड़ों की यूटिलिटी इतनी है जो कि समर्स में नहीं होगी, यानी कि वो टाइम के हिसाब से है। अभी आपके एग्जाम्स का टाइम है तो आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, तो आप लोगों के लिए आपका फोन, चार्जर, इनका अप टू डेट रहना बड़ा जरूरी है, यूटिलिटी है। लेकिन एक बार हो जाएंगे फिर जून के महीने में देखना फोन सिर्फ गेम्स खेलने के या सीरीज देखने के काम आएगा। बट यूटिलिटी वो वाली नहीं होगी ना कि टेस्ट नहीं हो दे पा रहे हम, ठीक है ना, तुम अफोर्ड कर पाओगे। तो टाइम टू टाइम किसकी यूटिलिटी है? जब आपके बोर्ड एग्जाम्स तो दूसरी स्टेशनरी की यूटिलिटी थी कि पेन, पेंसिल, पेपर, इन सब की यूटिलिटी थी। तो एज पर टाइम, एज पर नीड, यूटिलिटी चेंजेस पर्सन टू पर्सन। आपके लिए इस पूरे मटेरियल की जितनी यूटिलिटी है, हो सकता है आपके पेरेंट्स के लिए इसकी यूटिलिटी ना हो। ठीक है, एक इंसान जो 70 इयर्स का है उसके लिए यूटिलिटी दूसरी चीज़ों की होगी, उसके लिए उसकी मेडिसिन की यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है जो उसको फिट रखें। तो यूटिलिटी जो सेटिस्फैक्शन है वो ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डिपेंड करता है ऑन द टाइम, ऑन द प्लेस, ऑन द पर्सन। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं यूटिलिटी। अब यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं, हाउ यूटिलिटी मेजर। बड़ा मुश्किल है, हम कैसे कह सकते हैं कि मुझे 2 किलो सेटिस्फेक्शन हुआ, मुझे 4 किलो सेटिस्फेक्शन हुआ, या 2 लीटर सेटिस्फेक्शन हुआ, 1 लीटर सेटिस्फेक्शन हुआ, कह सकते हैं क्या? अगर मैं ये बोल दूं लेकिन कि मैक्सिमम जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो 10 लीटर है, अब बताओ ये आइसक्रीम खाने से तुम्हें कितना सेटिस्फेक्शन हुआ? तो तुम कहोगे हाईएस्ट है तो 10 लीटर ही हुआ, इतना ही अच्छा लगा, मतलब बड़ा मुश्किल है। तो हुआ क्या, इसके लिए एक टर्म यूज हुई, यूटिल्स। यूटिल्स एक टर्म आई, उस टर्म ने ये डिसाइड किया कि हम यूटिलिटी को मेजर भी करेंगे और उसको हम यूटिल्स की फॉर्म में कन्वर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी यूटिलिटी को मेजर करने का तरीका हो गया। ठीक है, फिर यूटिलिटी पूरे हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो यूटिलिटी में हमने कहा कि हमारे पास फर्स्ट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ
गॉसन एक इकोनॉमिस्ट हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा फर्स्ट साइकोलॉजिकल लॉ है जब हम सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, जब हम सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा फर्स्ट साइकोलॉजिकल लॉ है, और उसको उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये नाम दे दिया उन्होंने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या कह रही है कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। नेचुरल सी बात है, तुम अभी क्लास करके घर जाओगे, घर जाते तुम्हें एकदम प्यास लगेगी, तुम पहला ग्लास पानी खटखट पी जाओगे, फिर बैठोगे, फिर आप थोड़ा सा एक पानी और लोगे और फिर थोड़ा सा पियोगे, फिर आपको महसूस होगा कुछ शिकंजी पी जाए, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी जाए, फिर उसका मन करेगा कुछ आइसक्रीम खा ले। बट वो जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर लिया उससे जो सेटिस्फेक्शन हुआ वो सबसे ज़्यादा आपको हुआ। तो कुछ भी आप अगर गोलगप्पे खाने भी जाते हो तो आपने पहला गोलगप्पा खाया तो ओहो मज़ा ही आ गया, फिर जैसे जैसे नेक्स्ट गोलगप्पे खाओगे तो आप भैया आज का पानी में थोड़ा खट्टा कम है, आज थोड़ा नमक कम है, आज थोड़ा मिर्च ज़्यादा है, आज वो बात नहीं आ रही। मतलब जैसे जैसे आपके गोलगप्पे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसमें कुछ ना कुछ आप मॉडिफिकेशन से बोलते जाएंगे। दिस इज़ वेरी नेचुरल। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो मतलब आप नॉर्मल नहीं हो, ये नॉर्मल है होना। तो हम क्या कहते हैं, दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more units, as a consumer consumes more and more units, utility यानी कि satisfaction derived from each successive unit declines। हर एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से वो यूटिलिटी डिक्लाइन होती ही रहेगी। ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कह रहा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि कोई भी कंज्यूमर, इसीलिए अब ये जो लॉ है इस लॉ के लिए फिर कुछ बातें भी हैं, जैसे कि एजम्पशंस। कोई भी लॉ, कोई भी, अभी हम आगे बहुत सारे लॉ पढ़ने वाले हैं, कोई भी जो लॉ है वो बिना एजम्पशन के नहीं होता। तो इस लॉ की एजम्पशन क्या है, रैशनल कंज्यूमर, एक कंज्यूमर को रैशनल होना चाहिए, आइडेंटिकल गुड्स। अगर तुमने फर्स्ट ग्लास पानी का लिया, सेकंड ग्लास शिकंजी का लिया, थर्ड ग्लास फिर तुमने सोचा माजा भी पी लो, तो तुम्हें हर बार एक अलग फील आएगा। हो सकता है पहले ग्लास पानी से तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन जब तुमने माजा पी तो तुम्हें वाओ ये है रियल सेटिस्फेक्शन। तो यानी कि सिमिलर कमोडिटी नहीं है ना, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल गुड्स होनी चाहिए एंड कंटिन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए। इसके लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, नो टाइम लैग बिटवीन टू कंजम्पशंस। कोई भी कंजम्पशन जो हो रही है उसमें कोई भी टाइम लैग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस होनी चाहिए, रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सेम प्राइस पे बात करें तभी, क्योंकि प्राइस के साथ ही हमारा सेटिस्फेक्शन और उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। अभी अगर हमें डोमिनोज का पिज़्ज़ा आज आ जाए 49 रुपीज़ में, मिडिल साइज मिल रहा है, मीडियम साइज, ओ हो सब ऑर्डर कर देंगे।
लेकिन वहीं पर आ जाए कि आज से डोमिनोज का पिज़्ज़ा मीडियम साइज मिनिमम 1000 रुपये का है, अचानक स्वाद, अचानक डोमिनोज में कमियां, अरे उसका बेस ना थोड़ा ऐसा सूखा सा होता है, अरे उसकी सब्जियां थोड़ी सी कच्ची सी होती हैं, एकदम से हम उसमें कमी निकालनी शुरू कर देंगे। यानी कि प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है आपके सेटिस्फेक्शन में। वो 49 रुपीज़ के पिज़्ज़ा में थोड़ी का, अरे यार तो 49 में और क्या देंगे, यही तो देंगे। मतलब प्राइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटरमिनिंग फैक्टर फॉर योर सेटिस्फेक्शन, राइट। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर जिसकी एक दिन की इनकम सिर्फ 200 रुपये है, उसके लिए शायद वो 500 रुपये का पिज़्ज़ा फिजूल खर्ची है, नेचुरल सी बात है। लेकिन एक इंसान जिसकी एक दिन की इनकम 2 लाख रुपए है, उसके लिए वो 500 रुपये का पिज़्ज़ा कुछ भी नहीं है, उसमें वो 4 कमी भी निकाल देगा। तो पॉइंट इज कि अगर आपकी इनकम है तो इनकम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सेटिस्फेक्शन में। हमारी ज़रूरतें, हमारी नीड्स की जो इंटेंसिटी है दैट अराइज फ्रॉम योर इनकम लेवल, तो इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये एजम्पशंस हैं, ये एजम्पशंस की हम बात करेंगे तभी हम बात करेंगे कि ये लॉ काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये लॉ क्या कह रहा है कि एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट शुड डिक्लाइन। तो इसी के बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात आ जाती है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है कि स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम वेयर consumer do not want to move, यानी कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले विद इन द गिवन लेवल ऑफ इनकम, विद इन द गिवन लेवल ऑफ इनकम। एक जो इसका इनकम लेवल है उसी के अंदर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ठीक है। तो जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो अब हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इसको समझना जरूरी हो गया। क्यों ज़रूरी हो गया? क्योंकि जब हम कंडीशन में बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि MUX इज इक्वल टू PX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी X, ठीक है। अब ये समझना भी ज़रूरी हो गया। जब हम इसको समझेंगे तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी समझना ज़रूरी हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 हमने कहा कि सबसे ज़्यादा उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो फर्स्ट पे मिल रहा है, तो फर्स्ट यूनिट पे उसे सेटिस्फेक्शन मिला मान लो 20 यूटिल्स में। फिर उसको सेटिस्फेक्शन जब दूसरी कमोडिटी उसने की तो ये हमारे पास आ गया 15, फिर ये आ गया 8, फिर ये आ गया 0 और फिर तो माइनस में चला गया। माइनस में मतलब अब तो कोई पॉइंट ही नहीं उठता कि वो कंज्यूम करे। भाई पानी पिया पानी पिया पानी पिया, अब नहीं और पीना, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई पिला दे तो तुम्हारा क्या होगा? बाहर आ जाना है, यही होना है ना। तो क्या हो रहा है, कहानी ये हो रही है कि एक लेवल पे जब आपको यूटिलिटी मिलनी खत्म हो गई उससे, तो आप क्या कहोगे कि अब तो नेगेटिव में जा रहा है, अब हमें पानी कड़वा लग रहा है। कुछ भी हो, आपकी फेवरेट आइसक्रीम, आपके दोस्त ने कहा तू खा, दिखाने मैं खिला रहा हूँ, 1 खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, एक पॉइंट पे आके तुम मना करोगे कि नहीं करोगे? चाहे पेमेंट तुम्हें नहीं करनी तब भी, या नहीं करोगे? नहीं करोगे। कितने भी बाद में हो सकता है 13.10 आइसक्रीम पर आए, इसका 6 पर आए, इसका 12 पे आए,
सबका अलग अलग हो सकता है, तो हम कह रहे हैं कि हर पर्सन की अलग अलग होती है, सबका अलग अलग आए, लेकिन आएगा एक पॉइंट, चाहे पेमेंट कोई और कर रहा है तब भी वो पॉइंट आएगा। और तुम कहोगे तेरा और खिलाने का मन है, तो एक काम कर, रख इस पैसे को, कल खाएंगे। अगर तेरे को और ज्यादा खर्च करने का मन कर रहा है तो कोई नहीं, कर लियो खर्च, हम कल खा लेंगे, कोई बात नहीं। बट एक पॉइंट आएगा, और उसके बाद भी अगर उसने बोल दिया खाना ही है, तुम कहोगे भाई कुछ हो जाएगा, नहीं खा पाएंगे, तो वो जो कुछ हो जाएगा वो नेगेटिव वाली है। तो हम क्या कहते हैं कि यूटिलिटी एट फोर्थ यूनिट इज 3 कर देते हैं, थर्ड यूनिट इज 8 यूटिल्स, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अगर मैंने कहा कि फर्स्ट पे 20, फिर 2 यूनिट्स, टोटल 2 यूनिट्स कंज्यूम करने पर 35, फिर 43, फिर 43 और फिर 40, तो मेरा बोलने का तरीका क्या बन जाएगा, यूटिलिटी ऑफ 3 यूनिट्स इज 43 यूटिल्स। तो जब मैं ये वर्ड बोलूंगी यूटिलिटी ऑफ 3 यूनिट्स, मतलब मैं मार्जिनल टोटल यूटिलिटी की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगी कि एट थर्ड यूनिट, तब मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रही हूँ। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि टोटल यूटिलिटी इज समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी इज एट एन पॉइंट TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है ना। अगर मुझे टोटल यूटिलिटी दी है तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लेके यहाँ ले सकती हूँ 35 माइनस 20, और एट फर्स्ट यूनिट टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। और ये जो 0 वाला पॉइंट है जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। समझ में आए? तो ये हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर हुआ इतना? हो गई, बाय बाय। अब आगे बढ़ते हुए ये जो हमने बात की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगर मैं इसको डायग्राम से देखूं तो दिस इज योर टोटल यूटिलिटी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पर फर्स्ट यूनिट जहां पे TU एंड MU बराबर होते हैं, ठीक है ना। A, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट जहां पर पॉइंट ऑफ सैटिटी है, TU इज द मैक्सिमम। तो यानी कि इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो दिस इज योर MU। आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस नहीं करनी है क्योंकि वो नहीं आने वाला बनाने को, लेकिन आपको डायग्राम को रीड करना आना चाहिए कि इस डायग्राम में दिस इज यूनिट्स और दिस इज यूटिल्स। आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज फर्स्ट यूनिट, A इज फर्स्ट यूनिट, क्योंकि इसी से MCQs निकल कर आते हैं। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड दिस इज द MU इज 0, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट। तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए बस, कि जब आपको डायग्राम देके अगर उसमें से क्वेश्चंस पूछें तो आपको पता हो। तो गॉसन ने ये जो फर्स्ट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, जिसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ये गॉसन ने कब दिया था? 1854 में। जब 11th में टॉपिक्स किए थे तब आपको ये सब इतना डिटेल में लर्न करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब CUET में ये ईयर पूछा जाता है कि गॉसन ने कब दिया? 1854 में दिया। गॉसन को सपोर्ट किसने किया? सबसे ज़्यादा सपोर्ट गॉसन को किससे मिला?
एल्फ्रेड मार्शल से मिला। एल्फ्रेड मार्शल से गॉसन को सपोर्ट मिला था। ठीक है, यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इस यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल। कार्डिनल हम यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्योंकि इसमें हम नंबर असाइन करते हैं। क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है, हम इसमें नंबर असाइन करते हैं। यूटिल्स के फॉर्म में नंबर असाइन कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रहा है कि MUX इज इक्वल टू PX है। ऐसा क्यों कह रहा है वो? ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि होता बेसिकली ये है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। MUM इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करने से कितनी यूटिलिटी मिलेगी, और हम एज्यूम करके चलते हैं हमेशा कि MUM इज 1। अब क्योंकि MUM इज 1 है, इसलिए हम ये कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू PX है। ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, फिर हमारा 2 कमोडिटी केस जो होता है, मतलब होने को बहुत सारे केसेस होते हैं, 3 कमोडिटी, 4 कमोडिटी, 5 कमोडिटी, लेकिन हमें 2 कमोडिटी तक करना है। जो 2 कमोडिटी केस होता है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये है गॉसेंस सेकेंड लॉ, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ गॉसेंस सेकेंड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है? सारे अजम्पशन सेम रहेंगे, अजम्पशन में कोई चेंज नहीं है। ये क्या कह रहा है कि 2 है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। ठीक है, या हम कह सकते हैं MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, क्योंकि MUM को तो हम 1 ही अज्यूम कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 गुड्स should be equal to ratio of prices of 2 goods। कह सकते हैं ना हम ऐसा, क्योंकि कई बार थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ आ जाता है फॉर्मूले की जगह, तो आपको हर फॉर्मूले का थ्योरी फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो ये भी हम कह सकते हैं। ये हमारा 2 कमोडिटी केस है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा यूटिलिटी आ गया। अब यूटिलिटी हमारा कार्डिनल है, तो हमारा जो ऑर्डिनल है वो क्या है? ऑर्डिनल है हमारा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या कह रहा है? इंडिफरेंस कर्व कह रहा है कि हम प्रेफरेंस वाइज, हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब हो गया हम प्रेफरेंसेस पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी 2 कमोडिटीज हैं, ये हमेशा 2 कमोडिटीज की ही बात करता है, कभी भी सिंगल की बात ही नहीं करता। ये 2 कमोडिटीज की ही बात कर रहा है। रेशनल कंज्यूमर इसमें भी हैं, प्राइस एंड इनकम चेंज नहीं होंगे, इसमें भी है, सब कुछ इसमें है। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी एक इंडिफरेंस कर्व ऐसा कर्व है विच शोज कंजम्पशन ऑफ 2 कमोडिटीज विच गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। मतलब ये अगर हमारे पास गुड Y है और ये गुड X है और ये इंडिफरेंस कर्व है, तो इंडिफरेंस कर्व में अगर ये वाला पॉइंट है
ए पॉइंट है, तो ए पे क्या हो रहा है, मोर ऑफ वाई लेस ऑफ एक्स, ठीक है ना। बी पे मोर ऑफ एक्स लेस ऑफ वाई, बट ए बी सी डी जितने भी ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, ये सब इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। मतलब कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। कंज्यूमर यहाँ पे पूरी तरह से इनडिफरेंट है, वो कहेगा कोई भी हो मैं इक्वल सेटिस्फाई हूँ, मेरे को सारा पूरा सेटिस्फेक्शन इक्वल है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये कर्व कैसे काम कर रहा है, अब हम इस कर्व की बात करें तो ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ वन गुड, क्या करना पड़ रहा है, कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड कम करनी पड़ रही है, नीड टू डिक्रीज, ऐसा करना पड़ रहा है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब अगर मैं एक एक कंज्यूमर की बात करूं, एक एक गुड की, ये एक इक्वल लिया, ये देखो पहले उसने इतना सैक्रिफाइस किया, फिर उसने इतना किया और फिर उसने और कम किया, ठीक है। यानी कि हमें कहते हैं कि IC इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, और ये कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है, वाई दिस इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, क्या समझ में आ रहा है, डिमिनिशिंग है कि इंक्रीजिंग है, डिमिनिशिंग है, और क्या डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। और एक बात और यहाँ नोटिस करो, कंजम्पशन ऑफ एनी गुड कैन नॉट बी जीरो, इसीलिए IC नेवर टचेस एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस को वो टच नहीं कर रहा, क्योंकि हम कभी भी जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एनी एक्सिस, क्योंकि हम जीरो नहीं कर सकते। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन है, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स आते हैं। अगर कोई ये वाले पॉइंट पर है तो दिस इज अनअटेनेबल, अगर यहाँ आना है तो उसे अपना सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और अगर कोई यहाँ पर है तो लोअर सेटिस्फेक्शन पर है, वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, समझे। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे तभी है जब वो उसी इंडिफरेंस कर्व पे है, समझ में आया। हाँ जी, तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे तुम्हारी और मेरी ऑडियो जो है वो गड़बड़ हो गई थी। तो हम ये टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इंडिफरेंस कर्व में अगर एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व, मोर देन वन इंडिफरेंस कर्व आर शोन ऑन सेम मैप, एक ही डायग्राम में अगर एक से ज़्यादा होते हैं, देन इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो जितना ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, गॉट इट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, गॉट इट। फिर नेक्स्ट हम ये बात करते हैं कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, then it is not a practical situation. So we can say this is another property that two indifference curves never intersect each other.
ऐसा क्यों हो रहा है? मान लो IC1 है, IC1 पे हमारे पास एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, ये दोनों सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। फिर A और B हमें सेम सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहे हैं। IC2 पे हमारे पास है पॉइंट F एंड G, वो भी हमें सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, राइट। तो दोनों पे हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब देखो, अगर इनिशियली A is getting more satisfaction than F at point A, and on the lower side if G is giving more satisfaction than B, अब F और G अगर बराबर हैं, A and B अगर बराबर हैं, तो this situation is not possible, not at all, because हम क्या कहेंगे कि अगर A F से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो उसे G से भी ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि F और G बराबर है। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम ये कहते हैं कि नहीं F और G अगर बराबर है, A एंड B अगर बराबर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर B पे सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है ज़्यादा, G पे ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू B, तो वो भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिविटी ऑफ परफॉर्मेंसेस। If A is getting more satisfaction than B, B is getting more satisfaction than C, then A ultimately gets more satisfaction than C. ठीक है, this is called transitivity of preferences. Got it? अब next हमारे पास आता है कि इंडिफरेंस कर्व हमने बना दिया। इसमें तुमने नोटिस किया कि with each additional unit on x axis, ठीक है, हमने एक और इंडिफरेंस कर्व बनाया जो कि कहाँ जा रहा है? अपर साइड पे। मीन्स अगर हम y पे क्वांटिटी सेम रखें और x पे हम बढ़ा दें, तो सेम क्वांटिटी ऑफ y बट मोर क्वांटिटी ऑफ x, मीन्स OX1 OY1 एंड OX2 OY1। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। कैसे? मान लो हमें 3 and 2 का है, यानी कि 3 units of x and 2 units of y। अब अगर हम y की सेम रखें 2 और x की बढ़ा दें, या हम x की सेम रखें 3 और y की बढ़ा दें, तो जब भी हम इस तरह के कॉम्बिनेशन पर आते हैं, देन these type of combinations are called monotonic preferences. Got it? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आया बजट लाइन। अभी तक हमने जो बात की ना, उसमें बजट की कोई बात नहीं की, उसमें हमने सिर्फ सेटिस्फेक्शन की बात की थी। अब हम बजट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेटिस्फेक्शन के बारे में भी बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, इनकम है 100 रुपीज़, दो कमोडिटीज़ हैं x एंड y। x का जो पर यूनिट प्राइस है दैट इज़ ₹10 पर यूनिट एंड y का है ₹20 पर यूनिट। नाउ क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? देखो, x और y है, अगर हम पूरी इनकम y पे खर्च कर दें, x पे 0 रखें, तो y की कितने यूनिट्स आ रही है? 5। अब हमने सोचा कि नहीं, हम दो कॉमोडिटी x की लेते हैं, तो x का कितना खर्चा हो गया? 20 रुपीज़, बचे कितने? 80 रुपीज़। तो 80 डिवाइडेड बाई 20 कितनी हो गई? 4 यूनिट्स। अब हमने x की यूनिट और बढ़ा दी, 4 रुपये कर दी, 4 यूनिट्स कर दी। अब 4 यूनिट्स का मतलब कितना हो गया? 40 रुपीज़, बचे कितने? 60। तो हमने y की ली 3 यूनिट्स। इसी तरह से y की हमने एक और कम कर दी 2। तो y के अगर 2 यूनिट्स लेंगे तो y का कितना? 40 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं। 60 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 6 ऑफ x। इसी तरह से हमने एक और यूनिट कम किया और एट द एंड हमने देखा कि अगर हम पूरी की पूरी इनकम x पे खर्च कर दें और y के 0 कर दें, तो हम 10 यूनिट्स ले सकते हैं। ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, इन्हें हम कहते हैं बजट सेट, ठीक है, या बजट बंडल्स। तो बजट बंडल्स या बजट सेट का मतलब हुआ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज विच कुड बी परचेज्ड फ्रॉम द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड गिवन प्राइस ऑफ 2 कमोडिटीज। ठीक है, नाउ व्हेन वी ड्रॉ ऑल दीज कॉम्बिनेशन ऑन अ डायग्राम टेकन गुड x on x axis, good y on y axis, तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है विच टचेस ओरिजिन x और y एक्सिस, क्योंकि हमने
टॉप पे क्या किया, ये जो हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पे हमने पूरी की पूरी इनकम वाई पे खर्च कर दी। इनकम को हमेशा हम एम से सिंबलाइज करते हैं, तो हमने क्या कहा, एम अपॉन पी वाई। एम अपॉन पी वाई का मतलब क्या हुआ कि हम टोटल इनकम हमने वाई पे खर्च कर दी। अगर हम टोटल इनकम एक्स पे खर्च कर देते हैं तो क्या होगा, एम अपॉन पी एक्स, यानी कि तब हम एक्स एक्सिस पे टच करेंगे, वाई के 0 कर देंगे। अब इस बजट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ए से लेकर बी तक जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऑल द पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन मीन्स फुल यूटिलाइजेशन ऑफ बजट इनकम। ठीक है, अगर हमारा कोई पॉइंट बजट लाइन के नीचे होगा देन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम, एंड अगर बजट लाइन के ऊपर होगा यानी कि पॉइंट जी की अगर हम बात करें तो दैट इज अनअटेनेबल, बिकॉज आपकी इनकम ही वहां तक नहीं पहुंच रही है, तो दैट इज अनअटेनेबल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि दिस पॉइंट कैन नॉट बी अचीवेबल बिकॉज कंज्यूमर डू नॉट हैव इनकम ऑफ दिस। ठीक है, तो ये ए बी हमारी बजट लाइन हो गई। ऑल द पॉइंट ऑन द बजट लाइन शोज दैट द टोटल इनकम इज कंज्यूम्ड। बिलो द बजट लाइन says that income is not consumed properly, and above the budget line shows that this is not attainable. अब अगर मैं इससे बजट लाइन की इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनती है, m is equal to p1 px qx price of x and quantity of x plus py qy price of y and quantity of y. This is budget equation. ठीक है, अब क्या होगा देखो, अगर हमारा प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज होगा तो बजट लाइन यानी कि एक्स के क्वांटिटी हम कम परचेज करेंगे, बजट लाइन विल रोटेट इनसाइड। लेकिन अगर प्राइस ऑफ एक्स हमारा डिक्रीज होगा तो कंज्यूमर विल परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड बजट लाइन विल रोटेट आउटसाइड। सेम विद द वाई, अगर प्राइस ऑफ वाई हमारा डिक्रीज हो गया तो बजट लाइन प्राइस से वाई एक्सिस पर हमारी आउटसाइड चली जाएगी। मीन्स अगर हम कोई भी कॉमोडिटी का प्राइस कम ज़्यादा करते हैं तो बजट लाइन रोटेट्स। अगर हम उसी बजट लाइन पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं, क्वांटिटी कंजम्पशन चेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग बजट लाइन। और अगर हमारी पूरी की पूरी इनकम चेंज हो जाती है या कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी पूरी की पूरी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है राइट वर्ड्स या लेफ्ट वर्ड्स। इन द सेम मैनर अगर हमारे प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई दोनों प्रोपोर्शनेटली सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, तब भी हम कहेंगे बजट लाइन शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बजट लाइन। गॉट इट? तो हमने दो कॉन्सेप्ट किए, इंडिफरेंस कर्व जहाँ सेटिस्फेक्शन की बात थी, बजट लाइन जहाँ इनकम की बात थी। अब दोनों को मिला के हम बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि द पॉइंट फ्रॉम वेयर कंज्यूमर डू नॉट वांट टू स्विच ओवर, कंज्यूमर वांट टू स्टेज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जहां उसको उसके गिवन लेवल ऑफ इनकम पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं तुमको पहले बताना भूल गई थी कि जे.आर. हिक्स थे जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी दी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापस, ये जे.आर. हिक्स का नाम मुझे अचानक इसलिए याद आ गया कि ये मैं बीच में बताना भूल गई थी तुम्हें स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है, विद इन द गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम ये कहते हैं कि दिस इज अ पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है किसी भी डायग्राम में किसी भी कर्व की शेप का जो रीजन होता है दैट इज स्लोप। तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है एमआरएस एक्स ऑन वाई, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमने एक कमोडिटी की
कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हमें दूसरे की कम करनी पड़ती है, यानी कि हमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ना हम एक इंडिफरेंस कर्व पे, सबसे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो हम देखते हैं कि वो डिक्रीजिंग होता है, तभी तो वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है। और इसमें हम क्या कहते हैं, गेन ऑफ वन कमोडिटी, कि एक कमोडिटी का हमने कितना गेन लिया, और सैक्रिफाइस वन कमोडिटी का कितना किया। तो इंडिफरेंस कर्व बनाते समय हम क्या ध्यान रखते हैं कि हम गेन हमेशा एक सिंगल यूनिट से करते हैं, कि बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी x, हाउ मच sacrifice of commodity y requires, that is called marginal rate of substitution x on y, means x को कंज्यूम करने के लिए हमने y को कितना सैक्रिफाइस किया। अगर मैं इसको इस तरह से लिख देती MRS yx, तो यानी कि y की गेन करने के लिए हमने x को कितना सैक्रिफाइस किया, तो रिवर्स हो जाता। तो हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हम कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे तो उसकी शेप आती है। और स्लोप ऑफ बजट लाइन, दोनों कमोडिटीज का प्राइस, मींस रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन स्टीपर होगी, बजट लाइन फ्लैटर होगी, बजट लाइन की क्या शेप रहेगी, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रेशियो बिटवीन दीज टू प्राइसेस। तो प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज, ratio between prices of two commodities is equal to MRS XY, means slope of indifference curve is equal to slope of budget line, is condition of consumers equilibrium। अब बाकी कंडीशन तो देखो सेम होती है, रेशनल कंज्यूमर हो गया, देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस, देयर इज़ नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सब तो है ही, ठीक है। एक जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट टू बजट लाइन। टेंजेंट कैसे होगी, इंटरसेक्ट नहीं, ये ध्यान रखना, इंटरसेक्ट नहीं, टेंजेंट। ये देखो बजट लाइन हमारी ये बनी और उस पर इंडिफरेंस कर्व नहीं, यहाँ पे टेंजेंसी आई, मींस हम OX1 कमोडिटी x की, OY1 कमोडिटी y की। अब अगर मेरे पास ये इंडिफरेंस कर्व 1 ये A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है एंड कंज्यूमर की बजट लाइन आगे है, मींस कंज्यूमर इज एबल टू कंज्यूम मोर यूनिट्स। अभी वो अपनी इनकम लेवल से नीचे ही था, तो कंज्यूमर कैन कंज्यूम मोर यूनिट्स, तो इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट। इंडिफरेंस कर्व 3 पे कंज्यूमर अटेन ही नहीं कर सकता, दैट इज बियॉन्ड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो दैट इज नॉन अटेनेबल। So consumer equilibrium is set at a point where indifference curve is tangent to budget line, ठीक है, got it? समझ में आ गया? इंडिफरेंस कर्व वगैरह सब